नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसे हम आप तक लेकर आते हैं इस उद्देश्य से कि आपके अनुभवों को जानकारियों का साथ मिले और वो और भी समृद्ध हो। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। साथ ही बात करेंगे मौसम के अनुसार कैसे करें पशुओं और अपनी फसलों का प्रबंधन। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। तालाब में मछलियों का सही अनुपात जरूरी, मिर्च की खेती में करें खाद का संतुलित उपयोग और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कल्टीवेटर मशीन। मछली पालन में उनकी संख्या के अनुपात का ध्यान रखें, साथ ही तालाब का उर्वरक प्रबंधन भी सुनिश्चित करें। इससे जहां मछलियों को पोषण अच्छा मिलेगा वहीं उनकी बढ़वार भी अच्छी होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन की सही आपूर्ति हेतु जरूरत के अनुसार एयरेटर का भी प्रयोग करें। अभी जो समस्या जो मत्स्य पालक अपने तालाबों में महसूस करते हैं वो है कि जो मछलियाँ जो तापमान कम होने से मछलियाँ भोजन लेना कम कर देती हैं और तालाब में अनावश्यक जो विघटन करने वाले जो पदार्थ हैं उनका जो है प्रोसेस रुक जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो तालाब में जो है सो लोड कम करना, उसमें जो बड़ी मछलियां हैं उसको तालाबों से निकाल के बेच देना चाहिए। अभी फीडिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर तालाब में मछलियाँ भोजन नहीं ले रही हैं तो भोजन को आप कम कर दीजिए, उनको आहार देना। और साथ ही साथ अक्सर ऑक्सीजन का भी समस्या आती है तालाबों में, क्योंकि उनका विघटन का प्रोसेस प्रभावित हो जाता है। इसलिए एरेशन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पौधों को स्वस्थ रखने तथा अधिक उपज लेने के लिए मिर्च की खेती में संतुलित मात्रा में खाद देना अति आवश्यक होता है। अतः खेत की अंतिम जुताई के समय मुख्य खेत में अच्छी सड़ी गोबर की खाद का या मुर्गियों की खाद डालकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। मिर्च का प्रयोग और उत्पादन दोनों ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 तरह का होता है: मसालों वाली साधारण, अचार वाली व शिमला मिर्च। इसकी कुछ प्रजातियां काफी तिक्त व कुछ कम अथवा नहीं के बराबर होती है। इसकी तिक्तता एक रसायन कैप्सेसिन के कारण होती है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण के क्षेत्र में भी होता है। इसका चमकीला लाल रंग कैप्सेथिन नाम रसायन के कारण होता है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करके किसान काफी मुनाफा ले सकते हैं। वर्तमान समय में दलहन के साथ तिलहन फसलों का उत्पादन भी काफी किसानों और मृदा दोनों के लिए लाभकारी है। पटना जिला के कर्मठ किसान जोगिंदर साव राय की खेती करके लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव। हम जैसे कि राय के खेती के लिए और हमें लागत है करीब 6,000 रुपया के और इनकम है कि 14-15 हज़ार के आने वाला है। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती में उन्नत या संकर किस्मों का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर फसल की पूरी उपज निर्भर करती है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर JH 222, 4486 ई, कुफरी सतुलज और कुफरी अशोक PJ 376 आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। यह बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कृषि उपकरण है। कल्टीवेटर को सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल कम श्रम व लागत में खेती करना संभव हुआ है, अपितु उत्पादन भी बढ़ा है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताजा भाव। बैगन 2000 रुपये प्रति क्विंटल, छीमी 3000 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 1500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने लिया जायजा मौसम के मिजाज का, जानकारी ली मंडी के भाव की और साथ ही साथ रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों से, उपकरणों से, साथ ही आपने ली प्रेरणा अपने ही एक सफल साथी की सफलता के राज से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जाड़े में करें मछलियों का प्रबंधन। नमस्कार दर्शकों, मछली का व्यवसाय दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि इसमें लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर मछलियों का प्रबंधन जरूरी है कि किस महीने में हम मछली का प्रबंधन किस प्रकार करें। तो इसीलिए आज का हमने विषय रखा है कि जाड़े के समय में मछली का प्रबंधन किस प्रकार की जाए। तो आज के इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री अनिल कुमार जी, जो कि मत्स्य निदेशालय पटना से है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आप सबसे पहले हमारे ये दर्शकों को बताएंगे कि जाड़े के समय में ही मछलियों का के लिए ज़्यादा सावधानी क्यों बरती जानी चाहिए और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो किसान भाइयों को, मत्स्य भाइयों को बरतनी चाहिए। किसान बंधुओं को शायद ये पता ना हो कि मछली जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, अर्थात शीत रक्तीय जंतु हैं। जाड़े के मौसम में जैसे जैसे तापक्रम घटता जाता है वैसे वैसे मछलियों के शरीर का भी तापक्रम घटता जाता है, परंतु मछलियों के जीवन के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम अनुकूल होता है। ऐसे में जब जाड़े के मौसम में ठंडक अधिक पड़ने लगती है तो तालाब के जल स्तर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी ठंडा हो जाता है। ऐसे में सारी मछलियाँ तालाब के निचले स्तर पे चली जाती हैं। ठंडक के कारण मछलियों पर पड़ने वाले कुप्रभावों को दूर करने के लिए कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस की जाती है और उन्हें इसे आवश्यक रूप से करना चाहिए। सर, हम अब आपसे यह जानना चाहेंगे कि जाड़े के समय में मछलियों का प्रबंधन जो है उसमें अब कौन कौन से उपाय ऐसे होने चाहिए कि मछलियों का उत्पादन अच्छा हो सके, कैसे बचाव किया जाएगा मछलियों का। ठंडक के कारण मछलियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के पर बचाव के लिए मुख्यतः 4 तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, तापक्रम। जाड़े के मौसम में तालाबों के जल स्तर का ऊपरी तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे सारी मछलियां तालाब के निचले स्तर पर आके अपना जीवन निर्वाह करती हैं। मछलियों के जीवन निर्वाह के लिए 25 से 32 डिग्री तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ऊपरी तापक्रम जब बढ़ जाती है तो सारी मछलियां नीचे आ जाती है। तो ऊपरी तापक्रम को के प्रभाव को कम करने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, कि जब तापक्रम बढ़ना शुरू होता है तो उस समय खास करके संध्या के समय उसमें बोरवेल से पानी का तालाब में प्रवाह करना चाहिए।
20 से 25% पानी तालाब का बाहर निकालना चाहिए और संध्या के समय बोरवेल के थ्रू उसमें पानी का प्रवाह देना चाहिए। प्रवाह भी इस प्रकार देना चाहिए ताकि वो फव्वारे के रूप में तालाब पर गिरे, जिससे वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और उसका तापक्रम भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि तालाब के पूरे सरफेस एरिया के 20 से 25% ऊपरी सतह पर एक पॉलीथीन का छज्जा या शेड बना देना चाहिए, ताकि शाम के समय में जब कुहासा का प्रकोप पड़े और जल ठंडा से प्रभावित होवे तो उससे वो बचाव हो सके। ठंडा के मौसम में तालाबों में जो फाइटोप्लैंक्टन की स्थिति है, जो उत्पन्नता होती है नीचे, जिससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का जर्मिनेशन होता है और वो ऑक्सीजन तालाबों में मछलियों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन के उपजाऊ के लिए सन रे की आवश्यकता होती है, जैसा किसान बंधु जानते हैं, जाड़े के समय में धूप की सक्रियता जब कम हो जाती है तो और दिन की लंबाई भी कम होती है, तो धूप जो है तालाब के निचले सतह पर कम पहुंच पाती है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन पूर्ण रूप से जर्मिनेट नहीं कर पाता और फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती। किसान बंधु जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो हमारे मछलियों के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो मछलियों में सांस लेने की काफ़ी दिक्कत होती है और वो खास करके दिन के समय में, खास करके वैसे समय में जब क्लाउडी वेदर हो, तो आप महसूस करेंगे कि तालाब के ऊपरी सतह पर ये मछलियाँ आकर के इस तरह ऊपरी वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है और ऊपर में भाव करते रहती है। तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग उसमें एरेटर का उपयोग करें, अथवा उसमें आजकल बाज़ार में ऑक्सी टैबलेट्स या ऑक्सी पाउडर आता है, जिससे जल पर छिड़काव भी कर सके। ऑक्सीजन के कमी के कारण मछलियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचाव करने के लिए उसमें 1 से 2 kg पोटाशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर तालाब के जल स्तर पर छिड़काव करें, अथवा 1 से 1.5 क्विंटल चूने का छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर कॉमन साल्ट का 75 से 100 किलो का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर सिफेक्स नाम की केमिकल आती है, जिसे भी 400 से 500 ml प्रति एकड़ प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग उसमें छिड़काव करके बीमारियों से दूर किया जा सकता है और ठंडक के प्रभाव से मछलियों को बचाया जा सकता है। सर, आपने आज के विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान बंधुओं को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई।
सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। बांझपन पशुओं की एक प्रमुख समस्या है।
कैसे ये समस्या होती है और कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं, बारी है विशेष जानकारी की, जो इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से कोशिश करेंगे लेने की। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के लिए बेहद ही खास पशुओं में होने वाले बांझपन की समस्या और उसका समाधान। और यह जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे सह प्राध्यापक बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना से डॉक्टर ओंकेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में सर, कृषि दर्शन में। धन्यवाद विकास जी। सर, सबसे पहला प्रश्न हम ये लेना चाहेंगे सर कि आखिर पशुओं में बांझपन की समस्या है क्या सर, और इसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न है विकास जी। और आजकल हमारे पशुपालक बंधु बहुत इस समस्या से बहुत परेशान हैं, क्योंकि पशुपालन से उसका आधार है, उसकी जो है जीवन यापन होता है। हमारे किसान बंधु जो है इस पे आश्रित हैं। और कई बार होता क्या है कि हम बहुत खिलाते पिलाते हैं, फिर भी जो है हमारी गाय जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है। जो पशु प्रजनन की जो बांझपन की समस्या है, हम इस पशु को कहेंगे जो बच्चे जो गाय गर्भ धारण करने में सक्षम ना हो, गर्भ धारण नहीं कर पा रहा हो, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा हो, बाछी नहीं जन्म ले रहा है, मतलब कहने का मतलब बच्चा देने में असमर्थ है। और मतलब पशुपालन में क्या होता है, दूध अगर बच्चा नहीं देगा तो दूध भी पशुपालक को नहीं मिलेगा। परिणामतः पशुपालक को बहुत आर्थिक हानि उठाना पड़ेगा। पशुपालन व्यवसाय उनका जो है गड़बड़ा जाएगा। तो इन सभी समस्याओं से जो है निजात पाने के लिए जो है इसका जो है चिकित्सा करना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब है ये जो बांझपन रोग है, उसी गाय और भैंसों को कहेंगे बांझ रोग, बांझपन की समस्या, जिसमें बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो। सर, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि अक्सर देखा जाता है कि एक किसान जो है एक गाय के ऊपर 2, 4, 5 बार जो है उसको गर्भधारण करवाने का प्रयास करता है, फिर भी गाय जो है गर्भधारण नहीं करती है। इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं सर? पशुपालक बंधु गाय भैंस रखते हैं, और लेकिन जब उसके खाना का सवाल आता है, भोजन का सवाल आता है, तो उसमें असक्षम हो जाती है। जो चारा का समस्या है ये उत्पन्न होता है, चारा नहीं मिल पाता है। पशु को हरा चारा बहुत ज़रूरी होता है। उससे पशुपालक को जो है उससे पशु को विटामिन और उससे मिनरल्स और पशु स्वस्थ रहते हैं। तो समस्या क्या है कि हमारे पास क्या है कि बहुत तरह की बीमारी भी पशु में होती है, जिसका निवारण जो है पशु चिकित्सक द्वारा कराना चाहिए। लेकिन कई मर्तबा क्या होता है कि वो चिकित्सा कराते नहीं हैं और समस्या जो है इसी प्रकार बरकरार रहती है। तो पशु में जो मुख्य समस्याएं होती है, इसमें जैसे कई बार पशुओं में पेट में जो है कीड़ा हो जाता है। कीड़ा होने के वजह से जो पशु खाता है वो उसका जो पोषण है वो कीड़ा खा लेता है, वर्म, कृमि होता है पेट में। तो इस कृमि को हटाना पड़ेगा। इस कृमि को हटाने के लिए जो है कृमिनाशक दवा पिलानी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशुपालक तो खिलाते हैं लेकिन वो पोषण जो है गाय भैंस को नहीं मिल पाता है जो वो खिला रहे हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए हटाने के लिए कृमि हटाना पड़ेगा। उसके लिए योग्य पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के कृमिनाशक दवा को खिलाइए। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें हरा चारा जरूर खिलाएं। जैसे अभी समय है बरसीम का है, हरा चारा में क्या है बहुत चाव से पशु खाता है, बहुत टेस्टी होता है। पशु जो है बहुत मन से खाता है और जम के खाता है तो दूध भी देती है और उसकी प्रजनन क्षमता में भी विकास होता है। सर, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि कृमि की समस्या के कारण भी जो है पशुओं में गर्भधारण नहीं होता है, लेकिन इसके साथ एक बात और भी आपने कहा सर कि पोषण की कमी है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि चूँकि ज़्यादातर किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं सर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा क्या देना चाहिए जिससे कि मवेशियों के अंदर जो है, पशुओं के अंदर जो है पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे और इस तरीके की समस्या नहीं हो, गर्भपात की समस्या नहीं हो? सर, ग्रामीण इलाकों में पशुपालक भाई बंधु को समस्या हरे चारे की होती है। चूँकि आजकल क्या है, पशुपालक हैं वो अनाज उत्पादन करते हैं, चारा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए पशु को चारा नहीं मिल पाता है। तो पशुपालक भाई से अनुरोध है कि वो चारा भी उपजाएं। अगर वो उनको लैंड है तो चारा जो है, जैसे मान लिया जाए बरसीम का चारा उत्पन्न करें, ये मकई, जई, ये सब का हरा चारा खिलाइए तो पशु जो है स्वस्थ रहेगा और उसकी प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होगी और पशु जो है ब्याएगी, समय पर गर्भ धारण करेगी
और क्या है कि गर्भ धारण करने में क्या है कि आप पशुपालक बंधु जब पशु गर्म होती है तो आप जो है उस समय पे गर्मी पहचान नहीं पाते हैं कि गर्मी में कब आई नहीं आई। आप जो है इंसेमिनेटर जो पशु कृत्रिम गर्भाधान करता है उनको बुला करके आप उसको इंसेमिनेट करवा देते हैं। जो ये करवाने से पहले आश्वस्त हो जाए कि आपकी पशु गर्म है या नहीं है। अगर पशु गर्मी में नहीं होगी तो ये चीज़ें जो है गर्भधारण की समस्या बरकरार रहेगी, गर्भ नहीं ठहर पाएगी। सर ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन हम चाहेंगे कि शॉर्ट में हमारे किसान भाइयों को आप इसका क्या एग्जैक्ट समाधान हो सकता है ग्रामीण बेसिस पे, ये बताएंगे सर। पशुपालक बंधु, आप पशु को जो है कृमिनाशक दवा खिलाएं और हरा चारा खिलाएं और उसको जो है दाना मिश्रण दें उसे, और इससे पशु जो है स्वस्थ हो जाएगी। कृमिनाशक दवा जरूर खिलाएं, इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और समय पर जो है वो गर्भधारण कर पाएगी। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही और भी जानकारियां कुछ नए विषय और विशेषज्ञों के साथ होंगे आपसे रूबरू फिर कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।